चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चंद पलों के लिए मयस्सर है जिंदगी, मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली होंगे। लेकिन क्या आपकी जिंदगी और मौत की कहानी अपराधी, रेपिस्ट और दबंगों के हाथों लिखी जाएगी? सीएम योगी आदित्यनाथ के सूबे में इन दिनों यही हो रहा है। जी हां, हाथरस की घटना को लेकर अभी तक ना हो हंगामा खत्म हुआ और ना सियासी ड्रामा, लेकिन उसके पहले ही यूपी की राजधानी लखनऊ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बार फिर से यूपी की पुलिस और प्रशासन लाचार और बेबस दिखाई दी। यूपी के बलिया जिले में सरकारी दुकान के आवंटन को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। एक शख्स की इसमें मौत हो गई। हत्या का आरोप धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स पर लगा है, जो बलिया से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी है। और आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 5 तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश में घटना घट रही हैं उनकी गवाही देते हैं। हाथरस इंसाफ का इंतजार, सीबीआई जांच का 5वां दिन। इसके साथ ही देखिए आप, बलिया में गोलीकांड हुआ है, जिसके बारे में अब सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सामने हत्या हुई है। गोंडा में हुआ है रेप। गोरखपुर से भी खबर आई, जहां पर डबल मर्डर हुआ है, बुजुर्ग और बच्चे की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही झांसी में जो हुआ है वो और भी शर्मनाक, दलित छात्रा के साथ गैंगरेप। उत्तम प्रदेश बना दबंगों का प्रदेश। यहां दिन दहाड़े चलती हैं गोलियां। दरिंदगी का शिकार होती हैं बेटियां। न पुलिस का खौफ, न सिस्टम का डर। यूपी में सिर्फ नाम का कानून है। अपराध में यूपी अव्वल। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर कई सारे सवाल जवाब खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच योगी सरकार के विज्ञापनों में आपने ये लाइन 1000 मर्तबा देखी होगी और सुनी भी होगी कि उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था की जो हालत है, उसे देखकर यही लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो नहीं बन सका, बल्कि अपराध में अव्वल जरूर हो गया। जी हां, ऐसा लगता है कि जैसे यूपी में किसी को भी ना कानून का डर है और ना ही सिस्टम का खौफ। बलिया के दुर्जनपुर गांव में जिला प्रशासन की मौजूदगी में फायरिंग होती है। एक ग्रामीण मारा जाता है। मर्डर करने वाला पुलिस के सामने खड़ा तो होता है, लेकिन बाद में फरार भी हो जाता है। अब जरा आप इस तस्वीर की कल्पना कीजिएगा। एसडीएम और सीओ के सामने ही बदमाश ने 30 राउंड गोलियां चलाकर एक शख्स की जान ले ली। उत्तर प्रदेश में लगता है दबंग और अपराधी कानून व्यवस्था को अपनी जेब पे लेकर घूमते हैं। अब इसे क्या कहें, विडंबना देखिए। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह आरोपी का बचाव कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अगर धीरेन्द्र गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के लोग मारे जाते। ये तस्वीरें योगी सरकार के उन दावों की पोल खोल देती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूपी पुलिस और सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सजग है। बड़ा सवाल, पुलिस सजग होती तो क्या मर्डर होता? प्रशासन के सामने गोलियां कैसे चल गई? क्या दबंग यूपी पुलिस से डरते भी हैं? गोली चलाने के बाद धीरेन्द्र फरार कैसे हो गया? विवाद के वक्त एसडीएम सीओ क्या कर रहे थे? बलिया के दुर्जनपुर गांव में क्या हुआ? खुद मृतक जयप्रकाश पाल के भाई की जबानी सुनी। प्रताप सिंह के पास पूरे पार्टी जनवा ईंट पत्थर सब चलाए और जनवा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी।
घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। अब तक मामले में आरोपी के भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दुर्जनपुर गांव के सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा? अपराधियों को अपराध करने के लिए लाइसेंसी असलहों की दरकार कब से होने लगी? ये कल जो घटना घटित हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने जो चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, FIR में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह मर्डर करने वाले शख्स धीरेन्द्र का पक्ष ले रहे हैं। नेताजी ने कहा कि धीरेन्द्र गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के लोग मरते। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं भी काफी निंदा करता हूँ। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू नई थ्योरी के साथ सामने आए हैं। कहते हैं धीरेन्द्र सिंह का बीजेपी से कोई सरोकार नहीं। ये जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं। बलिया में हुए मर्डर को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से योगी सरकार को निशाने पर लिया है। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने को अधिकार बचा है। क्या यूपी में दबंगों और अपराधियों के सामने पुलिस, प्रशासन और सिस्टम सबके सब बेअसर और बेबस हैं? एक अकेला बलिया नहीं, यूपी के अखबार रेप, मर्डर, अपहरण जैसी घटनाओं से अटे पड़े हैं। क्या यही योगी सरकार का सुशासन है? और क्या इसी तरह से यूपी बनेगा उत्तम प्रदेश? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये हमने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो वारदात हुए हैं उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। आगे भी इससे जुड़ी रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, सरकार से अगर सवाल पूछा जाए तो वो पुलिस की तरफ इशारा करती है, पुलिस से अगर पूछा जाए तो वो बगले झांकने लगती है। लेकिन इस सब के बीच जनता यही सवाल पूछ रही है कि क्या यही उत्तम प्रदेश बनाया है? और जवाबदेही आखिर किसकी है? जिनकी जवाबदेही है, आज हमने उन तमाम नेताओं को अपने साथ पैनल में बुलाया है ताकि जनता से जुड़े हुए कुछ सवाल उनसे पूछे जा सकें। हमारे साथ अनिल सिंह जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, माफ कीजिए अनिला सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके साथ ही डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। रोली मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PN शर्मा हाथरस से हमारे साथ रहेंगे, जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, खुर्रम निजामी लखनऊ से तमाम अपडेट देंगे। सबसे पहले अनिला सिंह जी, हम आपके पास ही आते हैं क्योंकि आप लोगों ने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए। अब क्या हो रहा है? बेटियां बाहर निकलने से डर रही हैं, सरेआम किसी को पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है, और फिर विधायक क्या कहते हैं उस इलाके के, गोली मारना जरूरी था। यानी कि कानून हाथ में लेने की शिक्षा खुद विधायक दे रहे हैं। क्या शर्मनाक नहीं है ये अनिला जी? देखिए, अगर आप सुरेंद्र सिंह जी के बयान के बारे में मुझसे पूछती हैं कि क्या वो सही था या वो गलत था, तो मैं कहूंगी बिल्कुल गलत था। वो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। क्या कार्रवाई होगी? प्लीज बात बोलने दीजिए ना। आपने मुझसे कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं उनका बयान, मैं कह रही हूँ हाँ है। क्या कार्रवाई होगी मैम? मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। कोई कार्रवाई होगी या पहले कोई कार्रवाई हुई जी, तो मुझे पीसी करके हमारी पार्टी को बताने की आवश्यकता नहीं है जी। नहीं, सवाल अनिला जी सवाल यहाँ पर ये है, आपने बताया कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और स्वाभाविक तौर पर संगठन का होता है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक धीरेन्द्र सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, और रहा सवाल इस बात का कि पुलिस ने उनको पकड़ा। भारत सरकार का सर्कुलर है कि कोई भी हर्ष फायरिंग नहीं कर सकता, शादियों में भी नहीं कर सकता। उन्होंने पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गोलियां चलाई, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको पकड़ा। तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और वो भाग जाते हैं। अब पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे?
जी, ये कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, तभी तो सस्पेंशन हुए हैं ना भाई। 2 सीनियर अधिकारी, 11 से 12 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, आपस में मारपीट होती है, बंदूक चलाई जाती है, एक व्यक्ति जो है उसको गोली लगती है और वो मृत हो जाते हैं। तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे 2 सीनियर अधिकारियों के सामने अगर ये पूरी घटना हो जाती है, अब ये तो आप भी समझती हैं ना, ये तो आप भी समझती हैं अनिला जी कि ये तो आप भी समझती हैं अनिला जी कि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कहने के लिए या अफसोस जताने के लिए कोई सरकार चुनी नहीं जाती है। अगर जनता कोई सरकार चुनती है तो वो ये मानकर चलती है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, अगर घटनाएं होंगी तो कार्रवाई होगी, और कम से कम विधायक ये नहीं कहेंगे आकर के कि भाई ये जरूरी था गोली चलाना। और आप कह रही हैं कि बताना जरूरी नहीं है। बताना जरूरी है अनिला जी, देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, कि आखिर उस विधायक के खिलाफ आपने अब तक अगर कार्रवाई की है तो क्या की है, जिसने पहले हाथरस मामले में एक ऐसा बयान दिया जिससे यहाँ पर दोहराया नहीं जा सकता, और फिर से एक बार वही तरीका दिखा है जब बलिया में ये कांड सामने आया। क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई होगी, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताइए। जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि सुरेंद्र सिंह जी ने जो इस घटना के विषय में कहा है बिल्कुल गलत कहा है। पहले भी वो कंट्रोवर्शियल बयान देते रहे हैं क्योंकि मीडिया को पसंद है, वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, भागते हुए मीडिया उनके पास जाती है, चाहे वो हाथरस कांड रहा हो, चाहे वो उन्नाव का विषय रहा हो, चाहे वो कोई भी विषय रहा हो, वो बोलते हैं और मीडिया जाती है उनको सुनने के लिए और पूरे दिन चैनल पे चलाती है। और मैं फिर कहूंगी कि उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा, नहीं होगा, ये पहले क्या हुआ है, ये हमारी मीडिया चुनकर नहीं लाई है मनोज जी, मुझे लगता है जी मीडिया उनको चुनकर नहीं लाई है। मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वही इनके इस बयान का जवाब भी देंगे। रोली जी, मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे गुंडों की सरकार, माफिया की सरकार, और जब बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि अब बीजेपी की सरकार है, ये हमारा नेतृत्व है, गुंडे या तो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ दें या फिर जेल चले जाएं। क्या कहेंगे आप? रोली जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। यही सवाल मेरा कमलाकर जी से है। कमलाकर जी बताइए, क्या कहेंगे घटना को लेकर, बयानों को लेकर? ये जो सरकार है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, इनके साथ खड़ी दिखती है। और इतना हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुन के आया हुआ प्रतिनिधि जनता का नुमाइंदा होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर का नहीं होता। अगर उसका बयान है, वो लॉ मेकिंग बॉडी का एक सदस्य है, अगर वो इस तरह का बयान दे रहा है इतना गैर जिम्मेदार ना, तो आपकी पार्टी ने और आप स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही प्रक्रिया है जो इन चीजों को बढ़ावा देती है। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझ लीजिए मनोज भाई, तो आप देखिए कुलदीप सेंगर रेप करते हैं, रेप पीड़िता के खिलाफ FIR होता है, उसके पिता की कस्टोडियल डेथ होती है, उसके पूरे परिवार को दबा करके कुचल करके मारने की साजिश होती है। स्वामी चिन्मयानंद रेप करते हैं, रेप पीड़िता के खिलाफ FIR होती है, उसको जो है जेल भेजा जाता है। आप ये समझिए ये पूरी सरकार जो है ये आतंक भ्रष्टाचार। लेकिन दिक्कत ये है ना कि विपक्ष भी कहाँ जमीन पर नजर आता है। विपक्ष भी लोगों का दुख दर्द तब देखने के लिए आता है जब इस तरह घटनाएं हो जाती हैं, मीडिया में कुछ सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद विपक्ष जो है वो साक्षात प्रकट होता है। लेकिन रोली मिश्रा जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जो कंसर्न है जनता को लेकर वो कहाँ दिख रहा है आप लोगों का? मीडिया में चेहरा चमकाना बहुत आसान है कैमरों के सामने, लेकिन क्या वाकई लोगों की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार में भी इतना कंसर्न था और आज जब विपक्ष में है तब भी ये दिख रहा है क्या? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं अभी अनिला जी को सुन रही थी, मेरी बड़ी बहन है, महिला होने के नाते मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि पहले एक बयान आता है जिनका आप दे रहे हैं, विधायक सुरेंद्र सिंह जी का बयान आता है, और उसके बाद जिस तरीके से बचाव कर रही हैं
अनिला सिंह जी उनके बयान का कि हाँ वो बयान गलत है, लेकिन पार्टी क्या सोचेगी वो पार्टी देखेगी। वो ऐसे बयान देते रहते हैं और उसमें मीडिया को उन्होंने संदेह के घेरे में खड़े कर दिया कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। जनता त्राहिमाम कर रही है, किसान है, छात्र नौजवान बेरोजगारी की दशा में सड़कों पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। एक एक चप्पा एक एक जिला आज बलिया और हाथरस बन चुका है, बलिया और हाथरस बन चुका है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं और हर जिले में कहीं न कहीं पुलिसिया अत्याचार का शिकार है। मूक दर्शक बनकर के प्रशासन देख रहा है और हर जगह सरकार सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का इस तर्ज पर काम कर रही है। सरकार की कोई हनक नहीं है, पूरी तरीके से सरकार नाकाम हो गई है। चलिए, सरकार की हनक नहीं है, सरकार नाकाम है, ये जानने के लिए हम लखनऊ चलते हैं क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है कि इस बात को लेकर तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों से जो खबरें आ रही हैं, अपराध की खबरें आ रही हैं, आतंक की खबरें आ रही हैं, गैंगरेप की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर बैठकों का दौर बहुत चल रहा है। खुर्रम, क्या वाकई इन घटनाओं का असर हो रहा है? क्योंकि पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर है और जिसका जिक्र शुभ्रा जी कर रही हैं। शुभ्रा बता रही है कि उत्तर प्रदेश की कल्पना की बात हुई थी संकल्प पत्र में, लेकिन बात उल्टी नजर आ रही है। देखिए मनोज, एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, वो बिल्कुल फेल्योर साबित हो रही है। चाहे वो बलिया हो, चाहे हाथरस हो, चाहे बहराइच हो, चाहे कन्नौज हो, हर जगह सवाल आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि स्टार प्रचारक है योगी जी और बिहार जाकर बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बननी चाहिए, सुशासन कैसे आएगा, वही जाकर बताएंगे। खैर वो राजनीति की बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि अनिला जी की मैंने कई बार मैंने देखा है डिबेट, और ये पहली मर्तबा हो रही है कि वो डिफेंसिव होकर आरोप लगा रही है। यानी कि हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन पार्टी ने कभी भी आज तक की उनसे सवाल तक नहीं किया कि आप कंट्रोवर्सी में रहते क्यों हैं। आज सत्ता पक्ष के विधायक हैं, ऐसे बयान आप देते क्यों हैं। अपोजिशन का विधायक देता है तो अब तक की पता नहीं क्या हो गया होता। तो ये साफ बताती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ क्यों रही है। जब विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे फिर बलिया की बात हो, कि अगर वो नहीं गोली चलाता तो फिर उसकी हत्या हो जाती है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। ये बात प्रवक्ता जो साहिबा है, एक बार अनिला जी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। जो सवाल हमारे संवाददाता पूछ रहे हैं अनिला जी, और जो सवाल विपक्ष के नेताओं ने आपसे पूछा है, सुन रही होंगी आप, जवाब दीजिए। अभी मैं खुर्रम साहब को सुन रही थी और वो वाकई में वो जानते हैं कि मैं किस प्रकार की बात हमेशा अपनी डिबेट्स में रखती हूँ, क्योंकि मैं बेबाक बोलती हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं बोलती हूँ। और अब भी मैं बेबाक बोल रही हूँ, किसी दबाव में नहीं बोल रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ। मैंने खुलकर बोला कि जो विधायक जी हैं उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। वो अक्सर कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं जिससे कि उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। मैंने अपनी बातों को कहीं कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत कहा। दूसरी बात यह है कि लगातार विपक्ष जो है ये कह रहा है कि पता नहीं कि वो भागा या भगा दिया गया। तो इस पर मैं केवल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वहाँ बिल्कुल अगर शुरू से कुछ मुस्तैदी दिखा दी जाती तो शायद ये घटना होती ही नहीं। ठीक, लेकिन सवाल यही है जिस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे कि अगर अपनी पार्टी में नेता क्या बोल रहे हैं, अगर गलत बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, विधायक अगर गलत बोल रहे हैं तो अगर उन पर ही लगाम नहीं लगाई जा सकती है तो फिर अपराधियों पर या फिर जो गलत कर रहे हैं पूरे सूबे में, उन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, आखिर सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए। बिल्कुल, और इन सब के बीच एक और खबर, यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात हुई जहां पर एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। बुधवार की रात लड़की का शव खेत में मिला है। तब पुलिस वालों ने मामले को दबाने की कोशिश की और सिर्फ 302 का मुकदमा दर्ज किया। आखिर यूपी पुलिस किसके साथ है, बड़ा सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में पुलिस ने धारा 376 का केस जोड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की नाबालिग थी, जबकि पुलिस उसे बालिग करार दे रही है। बाराबंकी की इस घटना में पुलिस वाले हाथरस जैसे ही जल्दबाजी में दिखे और आनन फानन में पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। देखिए,
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम आवास कालीदास मार्ग से महज 30 मिनट की दूरी पर एक और नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि हाथरस मामले की तरह ही पुलिस इस मामले में भी जल्दबाजी में दिखी। अभी तक गैंग रेप की शिकार नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ा सवाल, अब पुलिस अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए क्या बहाना बनाएगी? लड़की की लाश जलाने की जल्दी क्यों थी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? मामले में धारा 302 का मुकदमा ही क्यों दर्ज हुआ? धारा 376 लगाने में पुलिस ने देरी क्यों की? आरोपी परिवार का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। इसमें पिता की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की के साथ हादसा उस वक्त पेश आया जब वो खेत में धान काटने गई थी। अरे वो धान काटने गई थी। अब जो हुआ हम नहीं जानते। तुम बॉडी देखा जब? जी। क्या देखा तुमने? अरे वो लेगे उसके नीचे थी, हाथ बंधे थे और पड़ी थी। हाथरस मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा, लेकिन उससे पहले ही यूपी से एक और घिनौनी वारदात सामने आई है। यूपी में पुलिस के दावों की पोल बार बार खुलती नजर आ रही है। बड़ा सवाल, क्या हमें अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए उन्हें घरों में कैद करना होगा? क्योंकि यूपी पुलिस और सरकार तो सिर्फ बातों के तीर दाग रही है, जिसका रिजल्ट 0 है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हाथरस की आपने घटना देखी और हाथरस की घटना के बाद पूरे देश में बवाल हुआ। बवाल इस बात को लेकर हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर पुलिस सतर्क होती तो ये घटना यहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर पुलिस सख्त होती तो शायद जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बाहर जो दूसरे राज्य है वहां का भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आएंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कमलाकर त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी केस में योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 10 लाख के मुआवजे का सरकार ने ऐलान किया है। बाराबंकी के पीड़ित परिवार से योगी के मंत्री ने मुलाकात भी की है। कैबिनेट मंत्री श्री चौहान उन्होंने मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर दिया जाए। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी केस में आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार से योगी के मंत्री ने मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से। और आइए हम लखनऊ चलते हैं सीधे अपने संवाददाता खुर्रम निजामी के पास। खुर्रम, इस मामले में भी मुआवजे का ऐलान हो गया है। योगी जी के मंत्री मिलकर आए हैं पीड़ित परिवार से, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रुक क्यों नहीं रही हैं? जो बैठकें हुई हैं, जिस तरीके से कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है इस हालात को, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए शुरुआ, ये पे सेविंग मेजर है। कहीं कुछ हो जाता है, कंपनसेशन अनाउंस कर देते हैं, एक मंत्री जाकर मिल लेता है और भरोसा देता है कि आपको इंसाफ मिलेगा। आखिर ऐसा वक्त आता ही क्यों है कि कोई मंत्री जा करके एक पीड़ित पक्ष से कहे कि आपको इंसाफ मिलेगा और फिलहाल ये कंपनसेशन आपको दिया जाता है? बेहतर तो ये होता ना कि उसको इंसाफ मिले और ऐसी घटना ही ना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद वो एजेंडे में नहीं है वर्तमान सरकार के। और हैरानी की बात ये भी होती है कि ये सरकार जिस एक 1 पॉइंट एजेंडे पर आई थी वो लॉ एंड ऑर्डर था। उत्तर प्रदेश की चाहे बसपा सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार हो और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन तीनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी अच्छी नहीं रहे। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा इशू हमेशा से रहता है और शायद हमेशा रहेगा, वो ये रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर कैसे किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पार्टी कभी आक्रामक हो जाया करती थी ऐसे मामलों में आज डिफेंसिव है। क्या वजह होता है कि आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं। ये एक अजीब सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है खुर्रम, सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये तमाम ऐसे प्रदेश हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान भी है। ये घटना कहीं पर कम नहीं हुई है
और टॉप 3 में हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी। कमलाकर जी, है यहाँ पर यह स्थिति है कि मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, जिस कलम से न्याय होना है ये स्याही बिकी है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करने वाले को जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर क्या रहेगा? जब बलरामपुर की घटना, हाथरस की घटना, भदोही की घटना, बाराबंकी की घटना, इन सब में जो है उसके पहले उन्नाव की घटना, उम्भा की घटना, इन सारी घटनाओं में जब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो क्या रहेगा? जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आकर के ये बयान देते हैं, जिस लड़की का पहले एफआईआर दर्ज नहीं होता और उसके बाद जो है वो उसको 11 दिन बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, उस पर ये बयान देते हैं, रातों रात उसको बिना कंसेंट के जला दिया जाता है, परिवार के बिना कंसेंट के, और बयान ये आता है कि उसके साथ रेप के पुख्ता सबूत नहीं मिले, ताकि लेकिन रोली जी के पास मैं चलूंगी। और रोली जी, सरकारों का पैटर्न तो हमेशा से यही रहा है। आज जो सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं वो तब भी खड़े हो रहे थे जब आपकी पार्टी की सरकार थी, और गुंडा राज बोलकर ही बीजेपी सत्ता में आई, आप याद कीजिए। अब भले ही विपक्ष में रह के सवाल पूछ रहे हो आप लोग, लेकिन मुआवजा दे दिया जाता है, जांच बिठा दी जाती है, कमेटी बिठा दी जाती है। यही तो दस्तूर रहा है ना देश का, प्रदेश का। इसीलिए लोग तब भी डर रहे थे, आम जनता आज भी डर रही है। रोली जी। शुभ्रा जी, क्योंकि आप एक महिला है तो मुझे लगता है कि बड़ी धैर्य के साथ मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। जो आज वर्तमान में स्थिति हुई है, आपको पता है कि स्वाति सिंह जी ये कह करके बीजेपी के महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कह करके आई थी। आज उत्तर प्रदेश की वो महिला कल्याण मंत्री हैं, क्या उनका कभी आपने कोई बयान सुना इन 5 वर्षों में? 4 वर्ष हो गए हैं, लगभग 5वां वर्ष चल रहा है। क्या आपने कभी उनका बयान सुना? इससे पहले नीता बोगड़ा जोशी जी थी, महिला कल्याण मंत्री थी, इस समय प्रयागराज की सांसद है, क्या उनका कोई बयान सुना? इसी धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से स्मृति ईरानी जी आती है जो महिला कल्याण मंत्री, उनका कोई बयान सुना? इसके साथ ही साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश का महिला आयोग भी इसका जवाब मुझे लगता है छोटा सा जवाब अनिला जी को देना चाहिए, मुझे लगता है। रोली जी जो सवाल खड़ा कर रही है, अनिला जी छोटा सा जवाब दीजिए। जी मैं त्रिपाठी जी का भी उत्तर दूंगी और रोली जी का भी उत्तर दूंगी। सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी की बात सुन रही थी, मैं उनका उत्तर देती हूँ। अभी इन्होंने सुबोध सिंह जी का विषय उठाया, जो बुलंदशहर में जो कांड हुआ था, तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो वो कार्यकर्ता थे, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी प्रकार का सम्मान दिया जिनका नाम लेकर ये अभी झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात ये उत्तर ये दे कि बाकायदा रिकॉर्ड सामने आए हैं कि हाथरस में किस प्रकार से कांग्रेस जो है, उनके जो लीडर्स, उनके कार्यकर्ता हैं, भड़का रहे थे पीड़िता के परिवार को कि आप जो है अपनी जो कॉम्पनसेशन मनी जो मिल रहा है उसको कैसे बढ़ा दो और हम आपको इतना दिलवा देंगे, अब आप सत्यता तो कांग्रेस की है। जी अनिला जी, बिल्कुल आपने ठीक किया। इस तरह की तस्वीरें आई, इस तरह की बयान आई, मीडिया रिपोर्ट्स भी आए, लेकिन चूंकि सीबीआई जांच चल रही है तो सीबीआई इसको बहुत गंभीरता से देख रही है। और हाथरस में भी सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा बयान है यहाँ पर कि खेत के मालिक विक्रम उर्फ छोटू और उसके बड़े भाई का बयान दर्ज किया है। सीबीआई कैंप ऑफिस में दोनों से पूछताछ हुई है। जिस बात का जिक्र अनिला जी कर रही थी कि इस तरह के बयान दिए गए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उनके परिवार के लोगों को भड़काने की कोशिश की है, तो हम आपको बता दें कि सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये बड़ी खबर है कि हाथरस में सीबीआई ने बयान दर्ज किए, खेत के मालिक छोटू और उसके छोटे भाई का बयान दर्ज किया है। तमाम लोगों से पूछताछ भी होगी और हो सकता है कि सीबीआई मीडिया के कुछ लोगों से भी पूछताछ की जाए। कुछ अगर इस तरह के आरोप लगे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भड़काने की कोशिश की है, बयान बदलवाने की कोशिश की है, उनसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, हम सीधा रुख कर लेते हैं हाथरस का। पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। पीएन शर्मा, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अपडेट यही है कि जो सीबीआई की टीम है, एसआईटी की टीम के बाद में अब सीबीआई की टीम ने लगभग सभी को उठाना शुरू कर दिया है, चाहे वो पीड़ित परिवार हो, आरोपी हो या गांव वाले हो या जमीन का स्वामी हो। मतलब जहां तक वो छोटे से छोटी चीजों को निकाल सकती हैं, वो निकालने के लिए अपनी जांच लगातार की जा रही है। कह सकते हैं पिछले 4 दिन में लगभग 18 घंटे आरोपी, पीड़ित परिवार और लोगों से बात कर चुकी है। जी, आगे किस तरीके से जांच को बढ़ाएगी सीबीआई? पीएन बिल्कुल, जो
सीबीआई की टीम का कह सकते हैं जांच के पहलू वही जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं आरोपी जो पक्ष है वो उठाता रहा है बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें देता रहा है। तो उन चीजों के जो सैंपलिंग की गई है, वो जो लोग वहाँ मौजूद हैं और जो जमीन मालिक है उसका भी कहना है कि जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें भी निकल के आना बाकी है। सीबीआई लगातार जांच करती जा रही है और भी कुछ लोगों से एक्यूज लोग हैं और कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे पूछताछ करना बाकी है। ये कह सकते हैं कि आज उसने जो ग्रामीण लोगों से पूछताछ करना बाकी है। हमारे साथ रोली मिश्रा जी हैं। रोली जी, आप कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को, आपकी पार्टी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को जांच नहीं करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के बाहर जांच होनी चाहिए, तो संतुष्ट है ना सीबीआई जांच कर रही है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे जो स्वायत्त संगठन हैं या संवैधानिक संगठन हैं वो बिल्कुल गुलाम बन के काम कर रहे हैं सरकार के, और ये एक चिंता का विषय है। तो अगर बाहर से जांच होती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी जांच हो, जो भी सीबीआई जांच करे, हम तो ये चाहेंगे कि निष्पक्ष रूप से जांच करे और उन जांच के दायरे में पूरी तरीके से, उन जांच के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर की भी जांच आती है, उन जांच के दायरे में चिन्मयानंद जी की भी जांच आती है। और जो महिला के नाम पर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 13 करोड़ की आबादी है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार की हम बात कर रहे हैं और इसीलिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि निकलेगी बात तो दूर तक जाएगी। और बात अब दिल्ली तक लेकर आए हैं हम। दिल्ली में एक वारदात हुई है, उसके बारे में बताते हैं। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से एक बार लौटेंगे इस पैनल के पास। लेकिन दिल्ली में बीते एक हफ्ते के भीतर एक महिला का शव मॉर्चरी में रखा हुआ है, ये जानकारी है। परिवार लगातार प्रशासन से इस बात की गुजारिश कर रहा है कि बेटी की लाश उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दी जाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शाहदरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, और आरोप ये भी है कि मायके पक्ष के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें उनकी बेटी का शव देखने की अब तक इजाजत नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, दहेज और हत्या के केस में परिवार का बयान तक दर्ज नहीं किया गया है। एक पिता बीते एक हफ्ते से अपनी मरी हुई बेटी की शक्ल देखने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है। बेटी की लाश मॉर्चरी में पड़ी है, लेकिन प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए परिवार को लड़की की लाश नहीं सौंप रहा है। इसी बात को लेकर मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम दिल्ली के जेटीबी अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। यूपी के विधायक को दिल्ली में धरने पर इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि वहां सरधना की रहने वाली एक महिला का शव है। आरोप है शाहदरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हुए हैं। देखिए, यहाँ ताला लगा दिया गया है। मॉर्चरी है ये जीटीबी अस्पताल की, और 6 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है। पिता और पूरा परिवार बेटी की लाश देखना चाहता है। और आप ये समझिए कि टेक्निकली कितना खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि जब ये मौत हुई है उसके 6 दिन बीत जाने पर भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इधर जो मेरठ के विधायक हैं सरधना के, सर टेक्निकली भी देखा जाए तो 6 दिन में तो सारे सबूत ही खत्म हो जाएंगे, पोस्टमार्टम कैसे होगा फिर? बिल्कुल, देखिए यहाँ का प्रशासन मिलकर और आरोपियों से मिलकर, हत्या करने वालों से मिलकर इस सबूत खत्म करना चाहता है और सोच लेते हैं कि दिल्ली में कोई कहने वाला तो है नहीं, सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। और मैं केजरीवाल जी से जवाब मांगना चाहता हूं, केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी दिल्ली में आपका प्रशासन इसी तरीके का काम करता है, आपका एसडीएम इसी तरीके का काम करता है? दरअसल 12 अक्टूबर को सरधना की रहने वाली मेघा जैन नाम की एक महिला की दिल्ली में मौत हो गई। मेघा के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। लिहाजा 12 अक्टूबर को ससुराल वालों ने उन्हें फोन करके सूचना दी कि मेघना ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि मेघना की हत्या की गई। की जा रही है। जब हमें तहसीलदार कमरे से धक्के देके बाहर निकाल रही है, मेरे पापा हाथ जोड़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है? जिस लड़की ने अपनी जान दे दी कि उसकी मम्मी इतनी बीमार है, बिल्कुल बिस्तर पे है 6-5 साल से, उसकी शादी के बाद से, उसके पापा को 1% दर्द ना हो जाए, इसलिए वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसे इतना दहेज प्रथा सब टॉर्चर कर रहे हैं। पापा है वो अपने मन में रख रहे कि मेरी बेटी खुश रहे, हम भी अपने मन में रहे कि चलो बच्ची खुश रहे, लेकिन इस हद तक बढ़ जाएंगे। दूसरी बहन भी हमारे साथ हैं उनकी। आपको नहीं लगता कि 6 दिन से अंदर डेड बॉडी है, सबूत भी खत्म हो जाएंगे? क्योंकि दोबारा तो फिर पोस्टमार्टम में भी इतने दिनों बाद जो टेक्निकल चीजें नहीं, साजिश है मिली हुई सबकी। हमारी एफआईआर भी इतनी लेट हो गई है, हमारे बयान भी बदले गए, हमें बताया भी नहीं गया कि बयान हो रहे हैं। उसके बाद हमें मिलने नहीं दिया जाता। एसडीएम तहसीलदार सबने धक्के मार के हमें बाहर निकाला है। सब थाना और सारा प्रशासन सब खरीद रखा जी। अरे एसडीएम तहसीलदार तो निश्चित है जिससे उनका व्यवहार रहा,
मतलब हमने कहा कि तुम्हारी बेटी होगी, हमारी बेटी है, कम से कम जो है कुछ तो रहम करो। उन्हें धक्के खा के बाहर हो जाओ ये कहा है। और यहाँ तक कहा कि मेरी शिकायत कर दो आगे, बताओ हम शिकायत करेंगे, अपनी बेटी को संभालेंगे। उधर पीड़ित परिवार और बीजेपी विधायक संगीत सोम के जीटीबी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और मामले को थाना विवाद में उलझाने लगे। मैं हूं जीटीबी थाने से, मसला आपका चादरा थाने का, मोर्चरी मेरे थाने में आती है, तो हमें अपने अरेंजमेंट के लिए आना पड़ेगा। मेघा की शादी 2014 में शाहदरा के पंचशील गार्डन में रहने वाले रोहित जैन से हुई थी। मेघना मानसरोवर गार्डन के एक केंद्रीय स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से ही आरोपी पति और उसका पूरा परिवार फरार है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जिस तरफ भी नजर उठाकर देख लीजिए, जिस भी राज्य की बात कर लीजिए, हालात आपको महिलाओं के प्रति एक जैसे दिखेंगे और पुलिस के रवैये पर, उसकी कार्यप्रणाली पर कमोवेश हर जगह एक जैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये पूरा मामला जिसे हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया और बताया दर्शकों को, दहेज हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन क्या कोई रसूख काम कर रहा है पीछे, जिसकी वजह से पुलिस का ये रवैया है, ससुराल पक्ष का साथ देती हुई पुलिस दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले ये बता दें कि किसी भी घटना में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं वो बेहद अहम होते हैं, और यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यानी परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई रसूख काम कर रहा है। आप सोचिए, शायद ही आपने कभी देश में सुना होगा कि कोई मौत हो गई और उसके बाद 6 दिन तक डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी रहती है और पोस्टमार्टम नहीं होता है, और मॉर्चरी के बाहर वो बेबस परिवार, उस बेटी का पिता बेबसी लाचारी के हालत में वहां पर खड़ा रहता है, भूख प्यास से तड़पता हुआ, लेकिन किसी को दया नहीं आती है। 6 दिनों तक लगातार पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब हम बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठा कि तकनीकी रूप से अब ये पोस्टमार्टम कितनी सच्चाई सामने ला पाएगा। सवाल यही है कि क्या कोई सवाल यही है कि आखिर ये पोस्टमार्टम कितनी सच्चाई सामने ला पाएगा। अब वो अनिला जी के पास चलूंगा। अनिला जी, यहाँ तो ना कोई गुंडा है और ना कोई माफिया, लेकिन अपराध हुआ है, और अपराधी कौन है? सिस्टम, यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो एसडीएम हैं, क्योंकि अब तक डेड बॉडी को नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो सिस्टम पर ही उठ रहा है कि सिस्टम में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आखिर वो संवेदनशील कब होंगे, चाहे वो अपराध को रोकने को लेकर हो, अपराध थामने को लेकर हो, या अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर। जी मनोज जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिस्टम फेलियर, कानून जो है सख्त कानून है डाउरी के लिए, डाउरी एक्ट बना हुआ है, फिर भी हम देखते हैं आए दिन हमारी बच्चियां जो हैं कभी जला दी जाती हैं, कभी लटका दी जाती हैं। यहाँ पर सिस्टम तो है ही बिल्कुल। और मैं मनोज जी, राजनीति से ऊपर उठकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे दिमाग में ये बात आती है। आज मुझे आपका चैनल एक माध्यम मिल रहा है, तो मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ 10 सेकंड दे दीजिएगा, काटिएगा नहीं मेरी बात। मैं जब बच्चियों को देखती हूँ कि उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, ससुराल वाले, उसका पति जो है मारता है, पीटता है, डिमांड करते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, वो जो बच्ची है उसके जो परिवार वाले हैं, ठीक है आपने 7 फेरे करवा के अपनी बेटी को विदा कर दिया, पर वो आपकी बच्ची है ना। संविधान भी तो बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं करता है। उसी संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों पर होती है नानला जी। उसी संविधान, उसी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों पर होती है। और देखिए कैसे विडंबना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर विपक्ष, कांग्रेस और अलग अलग पार्टियां धरना दे रही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो यहाँ पर बीजेपी के नेता धरना दे रहे हैं। सब एक दूसरे के खिलाफ धरना दे रहे हैं। खाली समाज ये नहीं, सिस्टम और समाज दोनों काम करता है। रोली जी, दोनों काम करता है। कोई रोली जी, सरकार की कितनी भूमिका होनी चाहिए और समाज पर कितना थोप कर निकल जा सकती है सरकार? बेटी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं लगी? यही विडंबना है, यही इस सरकार की भी विडंबना है, यही राजनीति की विडंबना है। तो वो राजनीति में आकर के रह जाती है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। अनिला जी, इतनी देर से शांत थी, तब सिस्टम का फेलियर नहीं बता रही थी। आप मुझे ये उत्तर दीजिए, अभी शुक्ला जी ने मेरी बात की पूरी होने दी, सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। ठीक है, सरकारें हैं, समाज कहाँ गया? आजम खान जब कहता है जयप्रदा किस रंग का अंडरवियर पहनती है, मुझे पता है तब आपकी पार्टी कहाँ थी? गायत्री प्रजापति जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करता है, आपकी पार्टी कहाँ? बहुत आसान होता
पुरुष गलत हो जो भी मनोज जी, मुझे लगता है यही स्थिति है कि पार्टियां एक दूसरे की गलतियां गिनवा रही हैं। आप बेटी है मैं बेटी और जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है तो वो आवाजें जो हमेशा न्याय की मांग करती हैं, उठती हैं, तो वो दब जाती हैं। बहरहाल ये सरकारों को भी सोचना है, ये सिस्टम को भी सोचना है और ये समाज को भी सोचना है, क्योंकि समाज जब तक नहीं सोचेगा तब तक शायद इस समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। शुक्रिया हम करेंगे अनिला जी का, शुक्रिया हम करेंगे त्रिपाठी जी का, शुक्रिया हम करेंगे रोली जी का और शुक्रिया करेंगे हम अपने संवाददाता जतिन का और पीएन शर्मा और खुर्रम साहब का। कुल मिलाकर एक बड़ी समस्या जो कि समाज, सिस्टम और सरकार, मुझे लगता है हर कोई जिम्मेदार। बिल्कुल। और आज चलिए वहां खबर जहां में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए।